केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2026-27 का बजट रविवार को पेश कर नया इतिहास रच दिया। इस बजट में सरकार ने विकास, रोजगार, निवेश और आत्मनिर्भर भारत पर बड़ा फोकस दिखाया है। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, बायोफार्मा शक्ति मिशन, सेमीकंडक्टर, टूरिज्म और महिलाओं के सशक्तिकरण जैसे कई बड़े ऐलान किए गए हैं। सरकार ने इसे विकसित भारत 2047 का रोड मैप बताया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि ये भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस को नई रफ्तार देगा। वित्त मंत्री ने पेश किया 53.47 लाख करोड़ का बजट। निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार पेश किया बजट। डिफेंस के लिए सबसे ज्यादा 7.84 लाख करोड़, आंतरिक सुरक्षा के लिए 2.55 लाख करोड़, गरीबों की खाद्य सुरक्षा के लिए 2.39 लाख करोड़, किसानों को सस्ती खाद के लिए 1.77 लाख करोड़, खेती किसानी के लिए 1.40 लाख करोड़, स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए 1.39 लाख करोड़, इलाज और स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 1.06 लाख करोड़, डिजिटल इंडिया के लिए 1.02 लाख करोड़ का प्रावधान। पिछले साल से 7.7% ज्यादा का बजट। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे। बायोफार्मा सेक्टर के लिए 10,000 करोड़। शुगर कैंसर की दवाएं होंगी सस्ती। बड़े टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। शहरी क्षेत्र पर प्रति वर्ष 5,000 करोड़ रुपए खर्च। 20 नए जल मार्ग बनाए जाएंगे। 4 राज्यों में खनिज कॉरिडोर। 3 केमिकल पार्कों का निर्माण। महात्मा गांधी स्वरोजगार योजना का ऐलान। महिला सशक्तिकरण के लिए शी मार्ट स्टोर। हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल। नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल से लागू। टैक्स फॉर्म होंगे आसान। छोटी गलती पर जुर्माना, जेल नहीं। संशोधित ITR की तारीख 31 मार्च तक। To develop India as a global biopharma manufacturing hub, I propose the Biopharma Shakti with an outlay of 10,000 crores over the next 5 years. I propose to launch the Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative. इस बजट में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई रफ्तार के लिए महत्वाकांक्षी रोड मैप प्रस्तुत किया गया है। हमारे लघु और कुटीर उद्योगों को जो समर्थन इस बजट में मिला है वह उन्हें लोकल से ग्लोबल बनने की नई ताकत देगा। वहीं बजट को बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री जनहितैषी बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जहां इसे आत्मनिर्भर भारत का रोड मैप कह रहे हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भारत के सुनहरे भविष्य की नींव बता रहे हैं। बजट की जो दिशा और लक्ष्य है वो लक्ष्य भारत को सशक्त भारत की तरफ ले जाने का है, जिसमें आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा दिया गया है। सभी वर्गों के साथ जनता के कल्याणकारी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। देश के विकास के साथ में हमारा मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। ये बजट विकसित भारत और सुनहरे भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। वित्त मंत्री जी ने देश के गरीब, किसान, युवा, महिला, मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्गों के उत्थान के लिए विशेष उनका फोकस है और इस बजट से हमारे छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश को बहुत ही लाभ होने वाला है। उधर आम बजट को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि यह बजट आंकड़ों और प्रचार का पुल्लिंदा है। जमीन पर आम आदमी को कोई सीधी राहत देता दिखाई नहीं देता है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों की आय, युवाओं के रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दों पर बजट पूरी तरह खामोश है। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ये बजट अमीर परस्त है, जिसमें गरीब, किसान और मध्यम वर्ग के लिए ठोस प्रावधान नदारद हैं। बजट की स्थिति न एग्रीकल्चर को लेके कुछ है, न शिक्षा को लेके कुछ है, न इकोनॉमी में
फिर से तेजी आए, लोगों के हाथ में पैसा आए, लोगों को रोजगार मिले, फैक्ट्रियां चले, एसएमएसएमई छोटे उद्योग जो है उनको एक तरह से दरकिनार कर दिया गया। बेहद निराशाजनक है। प्रतिगामी इसका असर दिखाई दे रहा है बजट का, न कृषि क्षेत्र में, न औद्योगिक क्षेत्र में, न ही रोजगार के क्षेत्र में, न ही मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं है इस बजट। ये है कि शराब महंगी हो गई है और मछली सस्ता हो गया है, बस यही बजट में दिखता है। कुल मिलाकर आम बजट 2026 को लेकर सियासत गर्म है। एक तरफ बीजेपी और सरकार इसे विकसित भारत 2047 का मजबूत रोड मैप बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का आरोप है कि बजट में घोषणाएं ज्यादा और आम आदमी को राहत कम है। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार के ये बड़े ऐलान जमीन पर कितनी तेजी से उतरते हैं और ये बजट आम आदमी की उम्मीदों पर कितना खरा साबित हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम बजट पर्रार में आपका स्वागत है। और वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट प्रस्तुत हो चुका है और अगर मुख्य बिंदुओं पर गौर करें तो जो सत्ता पक्ष है वो इसे ऐतिहासिक बता रहा है और जो विपक्ष है वो इसे निराशाजनक बता रहा है। लेकिन जैसा कि आम आदमी की समझ में आता है, जैसे पिछले बजट में हुआ कि 12 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री की गई, तो आम आदमी को समझ में आया कि 12 लाख रुपए तक अब हमारे ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन इस बजट में वित्तीय राजकोषीय घाटा कम होगा और जो उसके टेक्निकल चीज़ें हैं, TCS विदेशी यात्रा पैकेज पर TCS घटाकर 2% किया और सेंसेक्स बाजार इसके बाद थोड़ा डाउन हुआ, 2300 अंकों तक सेंसेक्स गिरा, निफ्टी भी 750 अंक गिरा और 8 लाख करोड़ का नुकसान निवेशकों को हुआ। ये बजट का शेयर बाजार का आउटकम है। कांग्रेस बता रही है बजट दिशाहीन है, भारतीय जनता पार्टी से भविष्य का अद्भुत बजट बता रही है। अब एक नई चीज़ और शुरू हो गई है, केंद्र की जो कुछ भी कार्यक्रम होते हैं उनको बड़ी स्क्रीन पे लगा के और नेता पॉलिटिकल जो दफ्तर हैं पार्टीज़ के उनमें बैठ कर देखते हैं, भाई घर पर देखो, फिर फोटो डालना रहता है, फोटो भी डालते हैं। तो बजट पर रार है, तकरार है और बजट एक जटिल तकनीकी उसमें जटिल है, तो उसके लिए भी हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं। तो हमारी जो गेस्ट लिस्ट है, अजय धवले जी प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, अमित शर्मा जी महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं, बासु शर्मा जी प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के, अजय गंगवानी प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के, रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं और नवनीत गर्ग साहब वरिष्ठ CA हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सीधा सवाल अजय जी, ऐतिहासिक है, आशावादी है, भविष्य को संवारने वाला है, किन बिंदुओं पर है? नवीन जी, पहली बात तो आज जो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जिस बजट को प्रस्तुत किया, ये वास्तविक एक वर्ष का लेखा जोखा नहीं है। विकसित वर्ष 2047 के लिए एक आधारशिला है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज उस स्थिति में है जहां हम दुनिया के सामने याचक नहीं, प्रदाता और दाता के रूप में खड़े हैं। 53.47 लाख करोड़ का ये विशाल निवेश के साथ भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का एक संकल्प जो सिद्ध करता है। कभी हम फ्रेजाइल 5 में आते थे, आज फैबुलस 5 में आते हैं, जहां महंगाई हमारी 10% के ऊपर थी। NPA ने बैंकों को खोखला कर दिया था। आज भारत हाई ग्रोथ के साथ में, लो इन्फ्लेशन के साथ में उस स्वीट स्पॉट पर है। नहीं, आज समय पर्याप्त है, आराम से बताइए आप तो, लेकिन मेरा कहना ये कुछ ऐसे बिंदु बताइए। आप क्या, आप भी तो मजे हुए खिलाड़ी हैं, थोड़ा सा ऐसे ऐसी बातें देते हैं जिसका मतलब बोलते हैं कि समझ नहीं पड़ता है। तो मेरा कहना ये ऐसा बताओ जो अपने जुम्मन चाचा को समझ में आ जाए, हैं, सीताराम जी को समझ में आ जाए, मेरे जैसे मूढ़मती को भी समझ में आ जाए कि भाई वैसा बताओ। ये तो टेक्निकल भाषा है। आप क्या है कि थोड़ा आम आदमी का, आम बजट है ना, तो आम आदमी को समझ में आ जाए। ये खास बातें तो ठीक है, आम
आम पहले बारे में आम कर लेते हैं, एक्सपर्ट हैं, उनसे समझ लेंगे। जी बोलिए। जी जी नवीन जी, क्या है वैश्विक जितनी वैश्विक हम कहेंगे कि जो आज ग्लोबल सब स्लो डाउन है, उस दौर में भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से स्थिर है, यह दर्शाने वाला बजट है। मैक्रो इकोनॉमिक के जिसको डिसिपल्स है, नवनीत जी यहाँ बैठे हैं, व्यवस्थित रूप से समझा पाएंगे। जब आपका देश व्यवस्थित रूप से एनपीए को भी कम करते जा रहा है, अपने जिसको हम कहेंगे कि रेवेन्यू रिसीव भी बराबर बढ़ा रहा है और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी मेंटेन कर रहा है, उस समय आपको आपकी अर्थव्यवस्था को स्थिरता देने के लिए और गति देने के लिए जिन प्रिंसिपल्स पे काम करना चाहिए वैसे वाला बजट है, जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर हिस्टोरिकली हाईएस्ट है। 12.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो कहीं ना कहीं देखिए 1 रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर यदि इकोनॉमी में खर्च होता है, जिससे सड़क, ब्रिज और पुलिया का निर्माण होगा, तो निश्चित रूप से उसके लाभ 3 रुपए का होता है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से इकोनॉमी को मल्टीप्लाइंग इफेक्ट करने वाला ये बजट है। दूसरा, जो मैंने एनपीए की बात में बार बार कह रहा हूं, हिस्टोरिकली पहली बार लोवेस्ट 2.1 का एनपीए है। आईबीसी आने के बाद में जिस प्रकार से हमने हमारे बैंकों ने रिकवरी की है, पहले 10% के आसपास की एनपीए होता था, बैंकों के अपनी ट्विन बैलेंस शीट का एक कल्चर आता था, फोन बैंकिंग का कल्चर था, बैंकों को लोन राइट ऑफ करने पड़ते थे। तो आज भारत किस प्रकार से अपने लोन्स को रिकवर कर पा रहा है, हमारे बैंकों की बैलेंस शीट सुदृढ़ बन रही है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार का आप एक उद्देश्य मानेंगे कि आज इस स्थिरता के दौर में, स्थायित्व के दौर में भारत की इकोनॉमी को मजबूत किया जाए। भविष्य में जिन जिन चीजों पे निवेश की आवश्यकता है, चाहे हम हरित एनर्जी की बात कर ले, ग्रीन एनर्जी की बात कर ले, हम एआई टेक्नोलॉजी की बात कर लीजिए, हमने चिप मिशन की बात की है, तो किस प्रकार से इन चीजों की आवश्यकता है। तो बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के साथ साथ एक भविष्य का भारत कैसे रहेगा, विकसित भारत के संकल्प जब 2047 में प्राप्त करना है, तो उसके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल को किस प्रकार से मजबूत किया जाए। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ज्ञान की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, वो युवाओं की बात करते हैं, वो नारी शक्ति की बात करते हैं, वो अन्नदाता की बात करते हैं, इनके लिए जो फंडामेंटली जो आवश्यक चीजें हैं उसको किस प्रकार से सुदृढ़ किया जाए, इस दृष्टि से ये देखें तो बहुत महत्वपूर्ण है। जी जी, पैनल में गजब की बात है, 2 अजय हैं। अजय अजय से 2 गुनी दे बातें चटकाएं, एक खिलाता फूल है एक दे मुरझाए। एक की बातों से तो फूल ऐसा लगता है कि फल फूल रहा है, और दूसरा भी देख लो। अजय जी, आपके नेता बोल रहे हैं, कांग्रेस बोल रही है निराशाजनक है, कुछ खास नहीं है। हालांकि बजट का ये एक सेट ट्रेंड्स है। एक आध 2-4 बजट ऐसे हैं जिनमें आम आदमी को समझ में आया, जैसे अभी इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव होते हैं तब थोड़ा बहुत समझ में आता है। लेकिन ऐतिहासिक बजट बता रही है। पूरी भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न कार्यालयों में लाइव प्रसारण देखा और उसके बाद नेता एक दूसरे को लड्डू खिलाते समझ में आए, दिखाई दिए, एकदम प्रसन्न समझ में आए। तो आप क्यों निराशाजनक बता रहे हैं अजय जी? देखिए नवीन जी, आपने मेरे मित्र अजय धवले जी से बहुत स्पष्ट कहा। जी, मेरी आवाज आ रही है नवीन जी? जी जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। जी जी, अजय धवले जी लगातार जी ये पूरे वक्तव्य में अजय धवले जी के सिर्फ और सिर्फ तकनीकी बातें करते रहे, घोषणाओं का पुलिंदा है। मैं एकदम आम भाषा में बात करना चाहूंगा ताकि आपके दर्शक चीजों को बेहतर समझ पाए। महत्वपूर्ण बात है नवीन जी, किसी भी देश का जो बजट है, आम बजट, वो सिर्फ आय व्यय का लेखा जोखा नहीं है, एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जो निर्धारित करता है कि आने वाले 1 साल में केंद्र की मोदी सरकार देश के आम जनता के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए क्या करने वाली है। आज आप हो, मैं हूं, या देश की आम जनता है, जो 85 मिनट का माननीय निर्मला सीतारमण जी का बजट था, वो लगातार टकटकी लगा के देख रही थी कि कोई ऐसी बात होगी, कोई जन कल्याणकारी योजना होगी, आम आदमी की जेब में पैसा डालने का काम किया जाएगा, या जो बढ़ती महंगाई है, या जो गिरती लगातार जो बेरोजगारी बढ़ रही है, आर्थिक असमानता है, या करों के बोझ से लगातार आम आदमी परेशान है, उसके बेहतर की कोई घोषणा होगी। लेकिन 85 मिनट के बाद हर वर्ग, चाहे युवा हो, किसान हो, या महिला हो, या मजदूर हो, अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं, मेरे मित्र बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, टेक्निकल भाषा में, सामान्य भाषा में बात करता हूं। ये दावा कर रहे हैं कि हमारी जीडीपी 7.2% बढ़ रही है, जबकि रुपए का मूल्य इस 1 वर्ष में 6.5% नीचे गिरा है। मतलब अगर नेट जीडीपी ग्रोथ मानेंगे तो 7.2 माइनस 6.5, मात्र 0.7% जो जीडीपी बढ़ी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है राजस्व प्राप्तियां, जिसका लगातार केंद्र की मोदी सरकार दावा कर रही है। राजस्व प्राप्तियों में
78,086 करोड़ की कमी आई, जो इस प्रमाणक है, इस बात का प्रमाण है कि जो है अर्थव्यवस्था बैकडोर पे जा रही है। कुल व्यय में 1,05,03 करोड़ की कमी आई। सबसे महत्वपूर्ण राजस्व व्यय, राजस्व जितना आगे बढ़ता है ये माना जाता है कि देश उतना आगे बढ़ रहा है। अभी राजस्व में कुल मिला के 78,000 करोड़ की कमी आई है। मैं सेक्टर वाइज बात करूं, कृषि जिसमें देश की 42% जनसंख्या आज निर्भर है, उसके कृषि के राजस्व व्यय में 6,985 करोड़ की कमी। शिक्षा जो देश के भविष्य निर्माण की महती भूमिका निभाता है, उसके बजट में 6,701 करोड़ की कमी। स्वास्थ्य लगातार हम देख रहे हैं कि जो है इलाज महंगा होते जा रहा है, उसके बजट में 3,686 करोड़ की कमी। ग्रामीण विकास में 53,000 करोड़ की कमी, शहरी विकास में 39,000 करोड़ की कमी, सामाजिक कल्याण में 9,999 करोड़ की कमी। जल जीवन मिशन जिसके लिए माननीय मोदी जी कहते थे हर घर नल, उसके बजट में 50,000 करोड़ की कमी कटौती। प्रधानमंत्री आवास की होर्डिंग देख रहे हैं, उसमें 8,200 करोड़ की कमी। तो ये लगातार आंकड़े में इससे दे रहा हूं कि बातें बड़ी बड़ी हैं और वास्तविक स्थिति इससे एकदम उलट है। प्रतिक्रिया लेता महत्वपूर्ण बात है, प्रतिक्रिया लेता आज बजट पे लोग उम्मीद लगा के बैठते हैं, ये पूरी तरह जो जी प्रतिक्रिया 10 सेकंड आखिरी का ले रहा हूं, सिर्फ मैं आखिरी का 10 सेकंड में एक जरूरी बात कहना चाह रहा हूं। बोलिए बोलिए बोलिए। आज देश की जी देख एक महत्वपूर्ण बात है, देश का हर आम आदमी क्या चाहता है कि जो आयकर की बेसिक लिमिट है 12 साल केंद्र की मोदी सरकार को हो गया है। इन्फ्लेशन या महंगाई इन 12 सालों में दुगनी हो चुकी है, लेकिन आयकर की बेसिक लिमिट में 2.5 लाख से 1 रुपए बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। ये बात कांग्रेस की नहीं है, जितनी सी एसोसिएशन है, देश के आर्थिक विशेषज्ञ लगातार कह रहे हैं कि कम से कम बेसिक लिमिट में 5 लाख कही जाए। ना आप एटीसी की छूट बढ़ाते हैं, ना एटीडी की छूट बढ़ाते हैं, ना जो बैंक लोन होता है आपको होम के लिए, आज घर महंगे हो चुके हैं, उसकी लिमिट को भी 1.5 से 3 लाख नहीं किया जा रहा है। तो बड़े बड़े दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन आम जनता के हित के लिए इसमें कोई भी घोषणा नहीं। जी बासु जी, ऐतिहासिक है तो क्यों है, निराशाजनक तो इसलिए है, ये बता दिया अजय जी ने, लेकिन आप कह रहे हो ऐतिहासिक है। उन्होंने मदवार बताया कि इन मदों में शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब में कटौती की गई है, तो ऐतिहासिक है तो क्यों है? देखिए नवीन जी, आज बजट का मुख्य अंश क्या था? बजट हमने निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि 3 कर्तव्य हमारे हैं, और 3 कर्तव्य क्या है? पहला कर्तव्य है उत्पादक और ग्लोबल कम्युनिटी बढ़ाकर आर्थिक विकास को तेज करना। दूसरा कर्तव्य है जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना, उन्हें समृद्ध मजबूत भागीदारी करना। तीसरा कर्तव्य है सबका साथ सबका विकास। इस देश से भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और चाहे आपने जैसे कहा कि आम जनता को इससे क्या लाभ है, आम जनता के लिए क्या है, सरल भाषा में आप बात करिए। ये मैं अजय गंगवानी जी का जवाब तो दूंगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीजें उसके बारे में बता देता हूं। सबसे पहले हमने इसके पहले बजट में हेल्थ इंश्योरेंस में जो टैक्स हुआ करता था उसको खत्म किया। अब लाइफ टर्म इंश्योरेंस में अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, उसको जो पैसा मिलता था उस पर भी टैक्स हुआ करता था, उसको आज खत्म कर दिया गया। शुगर से लेके कैंसर की दवाइयों को सस्ता किया गया। हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाने की बात की गई, और 3 नए एम्स के तर्ज पे आयुर्वेदिक कॉलेज, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज यानी एम्स की तर्ज पे खुलेंगे, ये भी घोषणाएं की गई है। अब जहां तक बात हो रही है महंगाई की और टैक्स की, भैया आप 60 साल राज की है कांग्रेस पार्टी, 2.5 लाख में तक का टैक्स लगता था नवीन जी, उसको बढ़ा के भारतीय जनता पार्टी 12 लाख तक ले गई। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी से सवाल है, 60 साल राज आपने किया, कुछ नहीं किया। और महंगाई की बात जब होती ना जी, तो मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं। 1993 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी, सॉरी कांग्रेस की सरकार थी, तो 13.2% खुदरा महंगाई दर हुआ करता था। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब आए तो वो महंगाई को छोड़ के गए थे 4.2% में। लेकिन मनमोहन सिंह जी अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री 10-12% से ऊपर महंगाई दर लेके गए थे। लेकिन अभी जो डेटा इकोनॉमिक सर्वे में जो डेटा आया है उसमें 1.7% खुदरा महंगाई दर है। जब से माने का मापना चालू हुआ तब से सबसे निचले स्तर में महंगाई दर है। ये कांग्रेस पार्टी को क्यों नहीं दिख रहा है भाई? और दूसरी बात इन्होंने कहा कि इस देश में क्या हुआ। इस देश में 10 सालों से प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर रहे हैं। पहले इनके जमाने में 74 एयरपोर्ट हुआ करते थे, बढ़ के 150 हो गए।
इनके जमाने में 5 शहरों में मेट्रो था, बढ़ के 20 शहरों में मेट्रो हो गया। इनके जमाने में 384 मेडिकल कॉलेज है, 700 मेडिकल कॉलेज हो गए। इनके समय में केवल 7 एम्स है, बढ़ के 22 हो गए। इनके समय में यूनिवर्सिटी की संख्या थी 400, बढ़ के 1100 हो गई। इनके समय नेशनल हाईवे बना था 9600 किलोमीटर, बढ़ के 1.5 लाख किलोमीटर हो गया। और इनके समय ग्रामीण सड़क थी 3,20,000 किलोमीटर और नया ऐड हुआ 3,75,000 किलोमीटर। और 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा, 11 करोड़ लोगों को शौचालय, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन और बहुत सारी ऐसी चीजें जो गरीब जनता के लिए। जीएसटी रिफॉर्म 2.0 के जरिए जनता को लाभ दिया गया। लगातार भारत विकसित हो, दूरगामी बजट है। निश्चित रूप से इसका लाभ आने वाले, और ये एक बात ये जरूर कहते हैं पुरोहित, आने वाले, ये कहते हैं कांग्रेस 2047 की क्यों बात करते हो, अभी की बात करो, अभी क्या होगा कांग्रेस के। जी आने वाले क्या कह रहे थे जी? आप कुछ कह रहे थे पुरोहित जी? आपने कहा कि आने वाले, इसका असर आने वाले, वही मैं कह रहा था पुरोहित जी। ये नहीं, आने वाले 2047 में जब भारत 100 साल का होगा, निश्चित रूप से विकसित भारत की बात इस बजट में झलक रही है। विकसित भारत बनेगा, उस दिशा में बजट बनाया गया और निश्चित रूप से उसका लाभ हर जनता को होगा। ठीक है, मैं प्रतिक्रिया लेता हूं। मैं इसीलिए टाइमर लगा दिया, 2.5 से 3 मिनट लगभग सबको मैं कर देता हूं। मैं तो टाइमर लगा के काम कर रहा हूं। 10, 20, 25 सेकंड का फर्क आ जाए तो आ जाए, बाकी तो नहीं आएगा। तो अमित शर्मा जी, बासु शर्मा जी की, देखो आपने बासु जी की बात सुनी। एक तरफ अजय जी के है, एक तरफ शर्मा जी का है मुकाबला। तो आपको निराशाजनक लग रहा है, उन्हें आशाजनक, उत्साहजनक, दूरदर्शी, भविष्यदर्शी, त्रिकालदर्शी की कमी रह गई? मतलब इस तरह का बजट है, क्या कहें? देखिए नवीन जी, मेरे छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के प्रवक्ता आदरणीय अजय जी ने आंकड़ों के आधार पर बताया। आज जब बजट आया तो बजट के आधार पर एक देश की 140 करोड़ जनता टकटकी लगाए देख रही थी कि मेरे प्रधानमंत्री और हमारी देश की वित्त मंत्री कुछ ना कुछ जनता को आज सौगात मिलने वाली है। 60 करो ना, एक्चुअल बोलो। 80 तो सरकारी कहती है कि हम राशन देते हैं, तो काहे उन्हें बजट में नहीं क्यों फालतू घसीट रहे हो भाई? जो भाई जो बात कह लूं, 140 में से पहले 80 माइनस करो। 87 लाख गए, 87 नहीं ना सर, मैं थोड़ी एंकरिंग मेरे को भी कर लें। मेरा कहना ये है कि जब सरकार ही कह रही है कि 80 करोड़ को देते हैं, तो उन्हें तो बजट से क्या इनकम टैक्स कट रहा है, क्या टीडीएस कट रहा है, क्या टीसीएस कट रहा है, क्या विदेश यात्राओं कट रहा है, क्या क्रेडिट में जुड़ रहा है, डेबिट में जुड़ रहा है, छोड़ दो ना उन्हें। तो पहले 140 में से 80, 85 हैं, लेकिन 80 कर लो, 80 माइनस कर लो, बचे 60। अब ये जो 60 हैं, इसमें से भी टैक्स पेयर कितने हैं जिन पर सीधा फर्क है? तो चलो फिर भी 60 की बात करो। आज जब देश का बजट आया तो देश की 140 करोड़ जनता, जो 80 करोड़ भी है और 60 करोड़ भी मिला लीजिए, जो आपने कहा, वो टकटकी लगाए देख रही थी। और राष्ट्रपति जी से हमारी वित्त मंत्री दही खा के आई, प्रधानमंत्री जी ने उन्हें हलवा खिलवा दिया, और जब वो संसद पहुंची तो पूरे बजट का हलवा बनाकर आज देश की जनता को परोस दिया। अब मेरे भारतीय जनता पार्टी के विद्वान छत्तीसगढ़ के साथी बता रहे थे कि हमारे समय 400 एयरपोर्ट थे, आपके समय 750 आए। अरे भैया, आपके कहाँ हैं? अडानी जी के हैं वो एयरपोर्ट। और जो 400 जब हमारे थे, जो आपने ही कहा, वो इस देश के थे, और आज अडानी जी के हैं, भारत सरकार के नहीं है। आपने बेच दिए, पीपीपी मोड पे दे दी सारी जमीनें। अब आपने कहा एम्स हमने इतने खोल दिए। आज भी दरभंगा का जो एम्स आपने पिछले बार घोषणा करी थी, जो 12 एम्स पिछले बार दिए थे, उस 12 एम्स में से 9 एम्स नहीं बने। और दरभंगा में तो आप चले जाइए, एक गेट बना एम्स का, और जाके आप भी देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी को भी दिखा लीजिए, और अजय धवले जी और वासु शर्मा दोनों चले जाएं। अब आपने कहा 1100 विश्वविद्यालय है। 1100 विश्वविद्यालय में जो प्राइवेट विश्वविद्यालय चल रहे हैं, वो 1100 प्राइवेट विश्वविद्यालय में से दर है 7.5। देश में वो विश्वविद्यालय बंद होने की कगार पर है, छात्र नहीं है, वहां लूट मची हुई है। दूसरी बात, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपकी सरकार के आंकड़े कह रहे हैं, और आपने खुद ही स्वीकार करा। समृद्ध भारत, आत्मनिर्भर भारत, 80 करोड़ लोगों को आपने कहा कि हमने उन्हें खाने दाने दाने का मोहताज बना दिया है, सरकार पर आत्मनिर्भर बना दिया। तो आप देखिए कि कितना प्रगतिशील हो रहा है,
कितनी उन्नति कर रहे हैं। अब मैं आ जाऊं अजय जी की बात का, जो हमारे मध्य प्रदेश के साथी हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इस बार बजट में सीतारमण जी ने और प्रधानमंत्री जी ने यह बात क्यों नहीं बताई डायरी में कि कहां गया वो स्मार्ट सिटी। 100 स्मार्ट सिटी बननी थी हर बार, इस बार तो मेरे ख्याल से 100 से लेकर 9 है तो 900 स्मार्ट सिटी आनी थी, भूल गए स्मार्ट सिटी। अब आप आ जाइए पेन इंडिया, ग्रीन इंडिया। आपने, अब मैं अजय जी क्वेश्चन उठा रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपने बजट में कितने पैसे रखे? आपने मात्र शहरों के विकसीकरण के लिए 5,000 करोड़ रुपए रखे, मतलब ऊंट के मुंह में जीरा। और आपके जो मोदी जी का गुजरात है उसमें अभी हाल ही में करीब 55,000 करोड़ रुपए लगे और दूसरे शहरों के लिए, मात्र देश के लिए 5,000 करोड़ रुपए। तो ये किसान अपनी बात पूछ रहा है जो लगातार आत्महत्या कर रहा है देश में, नौजवान रोजगार की बात कर रहा है। आपको विदेश से आने वाले लोगों के टूरिज्म के लिए चिंता है, लेकिन देश के लोग बाहर ना जा पाए, वो हथकड़ी लगाकर भारत में आ रहे हैं और उनकी भारत की बदनामी हो रही है और लगातार उनकी डिग्रियां खत्म हो रही हैं। आपकी डिग्रियों को कोई लेने को तैयार नहीं है। ठीक है, ये आपका स्वास्थ्य का बजट, जैसे अजय जी ने बताया, आपने स्वास्थ्य का बजट घटाने का काम करा। कितने स्वास्थ्य में भर्तियां हो रही हैं, कितने लोग आज बताइए हॉस्पिटल आ रहे हैं। दूसरे राउंड 3 मिनट, आयुष्मान जो था 3 मिनट कंप्लीट पहुंचना था। आपने पिछले बार वित्त मंत्री जी ने कहा था वो 5 लाख रुपए है, और कहां गए वो ग्रामीण योजनाएं? रोकते हैं जो आपने 200 योजनाएं पे, आखिरी बात, जो 200 योजनाएं पिछले बार चालू करी थी ग्रामीण विकास को बढ़ाने के लिए, वो आज कहां है 200 योजनाओं का ग्रामीण विकास में? समझता ये सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरा है, लोगों को अंधकार और धकेलने का काम किया है, और खा गए शक्कर निकल गया तेल, और जनता की कर दी आपके बजट ने रेलम पेल। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो मिलाई कम से कम आपने। सर, एक तरफ निराशाजनक है, एक तरफ उत्साहजनक है। जो जनता को समझ में आने वाली बात है वो है फंडामेंटल्स जो हैं, बेसिक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्वरोजगार, इनको बढ़ाने के लिए क्या प्रावधान है। जैसे बाकी देशों में क्या होता है, जो टैक्स पेयर होता है उसको बड़ा सपोर्ट सिस्टम रहता है कि वो सरकार को दे रहा है, सरकार समझती है कि ये व्यक्ति काम कर रहा है तभी टैक्स दे रहा है, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, MSME का हो, किसी भी सेक्टर का हो, मिड रेंज का हो, तो सरकार उन्हें सपोर्ट करती है। यहाँ तमाम पैकेज घोषित होते हैं लेकिन वो पता ही नहीं चलता कि 20,000 करोड़ का एक सहायता पैकेज घोषित किया, किधर बट जाता है, क्या है। तो इन चीज़ों पर सरकार स्पष्ट रहे कि देखिए, ये शिक्षा के लिए, जैसे जवाहर नवोदय एक योजना थी, एकमात्र योजना मैंने अपने जीवन काल में देखी जिसमें मैंने सुदूर अंचलों में बहुत वेल डेवलप्ड आवासीय विद्यालय देखे। उस योजना से मुझे लगता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय से 2000 तक का तो मैं साक्षी हूं कि जो भी निकले हुए छात्र 95 से 2000 तक के बीच के उस बैच के छात्र, मुझे आज तक उनमें कोई बेरोजगार मिला नहीं। तो एक ऐसी योजना जो लोगों को प्रभावित करे, जैसे आयुष्मान है, योजना बहुत अच्छी है, लोगों की नीयत पर भी सवाल है, अस्पतालों की नीयत पर सवाल है, लेकिन योजना की नीयत पर कोई सवाल नहीं। तो सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन पर बहुत ज्यादा कुछ स्पष्ट बोला नहीं है। और दूसरा, आम आदमी की इनकम बढ़े। तो एक आपका एक ओवरऑल नजरिया चाहता हूं इस पर। देखिए, ओवरऑल अगर कहेंगे तो मैं समझता हूं इस ओवरऑल को संतोषजनक बजट कह सकते हैं। ना तो मैं इसको बहुत अच्छा कहूंगा और ना इसको बहुत खराब कहूंगा। इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो आने वाले समय में एक नींव पड़ेगी। जैसे 4-5 चीज़ें उन्होंने जो कहा है कि वो 7 फास्ट ट्रैक रेलवे का जो हाई स्पीड बना रहे हैं, ये मैं समझता हूँ 5 साल में तैयार होगा, 1 साल में नहीं होगा। दूसरा, जो उन्होंने दवाएं कुछ कैंसर की सस्ती की हैं, ये ठीक काम किया है, ये उन्होंने ठीक काम किया है। दूसरा, छोटे उद्योगों से सीधी खरीद करेंगे, ये भी एक प्रकार से संतोषजनक काम है। और तीसरा, एक जो मुझे आश्चर्यजनक लगा, मुझे लग रहा था कि इसको हतोत्साहित करना चाहिए, विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना। कुछ बातें हमको कहने में, सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन भारत विदेशी व्यापारियों से गुलाम रहा। ऐसी स्थिति में हमको स्वदेशी पर और हमारे स्व उद्योग है उसी पर जोर देना, ये मैं समझता हूँ इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। एक जो दूसरी मुझे ठीक नहीं लगी, उन्होंने देश भर में कहा कि हम धार्मिक पर्यटन को 16 स्थान उन्होंने कहा कि उसको बढ़ावा देंगे। इस समय अगर आप भारत को देखेंगे
तो चारों तरफ से भारत को घेरा जा रहा है। कितने स्लीपर सेल हैं जो भारत में अशांति पैदा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा लोगों को पर्यटन में, धर्म कर्म में लगना नहीं, जागरूक होकर के परिस्थितियों का सामना करना। अर्जुन तो जा ही रहा था संन्यास लेने के लिए, उसको रोका है कि आज धर्म की स्थापना करना। तो मैं समझता हूँ वो फिर धार्मिक पर्यटन नहीं हो सकता, तीर्थाटन में और पर्यटन में अंतर होता है। तो मैं समझता हूँ ये बात मुझे ठीक नहीं लगी। बाकी जो उन्होंने दारू महंगी की है, गुटखा महंगा किया है, ये भी ठीक बात किया है। ये ठीक है, व्यक्तिगत लाभ की योजनाएं इसमें कम है और व्यक्तिगत लाभ की योजनाएं होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हर आदमी सरकार के होना भरोसे चाहिए, रहेगा, लेकिन जो तो मैं व्यक्तिगत समझता हूं जो ये फ्रीबीज वाली योजनाएं चल रही हैं उन पर कुछ कहा भी नहीं। दक्षता, उसकी जो फ्रीबीज योजनाएं चल रही हैं, वो जो उन्होंने स्वरोजगार पर जोर दिया है वो एक ठीक काम किया है। दूसरा, उन्होंने 5 लाख की आबादी तक के नगरों के विकास की जो बात कही, उनको आधुनिक बनाने की, ये भी लगभग ठीक बात कही है। मैं समझता हूँ इस बजट को संतोषजनक ही हमको मानना चाहिए। कुछ रियायतें व्यक्तिगत मुझे लग रहा है कि जब बजट का उत्तर आएगा, सारी चर्चा पूरी हो जाएगी, तब कुछ घोषणाएं इसमें जुड़ेंगी। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूँ जो घोषणाएं कुछ रोकी गई हैं वो उन्होंने उस दिन के लिए रोकी होंगी। जी, प्रतिक्रिया लेता हूँ। अब इस बजट का एक कंप्लीट सीटी स्कैन करते हैं। नवनीत गर्ग साहब वरिष्ठ सीए हैं, सलाहकार हैं यहाँ तमाम जो इनकम टैक्स, जीएसटी जैसी बड़ी एजेंसीज के, और बहुत सारे उनके सेमिनार होते रहते हैं, तो उनसे समझता हूँ। सर, कई चीज़ें ऐसी हैं जैसे स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट था, लग रहा था कि इस देश में एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा, एक एरिया बेस्ड डेवलपमेंट था, एक होल सिटी डेवलपमेंट था, लेकिन वो दम तोड़ गया और कहीं सड़कें बनी रह गई तो कहीं लेआउट बने रह गए, कहीं कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बन गए, लेकिन किस लेवल का खर्चा हुआ। और अब वो योजना, आप 2047 की बात कर रहे हैं, लेकिन पिछले 4 सालों में ही एक योजना 4 साल नहीं चल पाई। फिर ये बजट की बड़ी बड़ी बातें हैं जो कि समझ में आम आदमी को नहीं आती। तो एक बार आपके नज़रिए से इस बजट को समझना चाहता हूँ। देखिए, किसी भी बजट को देखने के 2 नज़रिए हो सकते हैं। एक नज़रिया हो सकता है व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य में। मैं अगर देखूं कि इस बजट में मुझे क्या मिला, जैसा कि पिछले बार बजट में आम जनता बड़ी खुश थी कि उसके आयकर की जो सीमा थी 7 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगता था, फिर बढ़ा करके 12 लाख कर दी गई। ठीक है। तो हर व्यक्ति को ये खुशी थी कि उसका कुछ टैक्स बच जाएगा, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी। साथ ही साथ व्यक्तिगत रूप से जो भी कुछ फायदा होता है तो उससे निश्चित रूप से एक ह्यूमन बिहेवियर है कि खुशी मिलती है। दूसरा नजरिया है किसी भी बजट को देखने का कि देश के लिए कितना हितकारी है, कि देश की अर्थव्यवस्था को ये कहाँ लेकर के जाएगा। जैसे हमारे ही एक साथी ने यहाँ पर कहा कि ये एक विजन डॉक्यूमेंट होता है सरकार का, कि सरकार देश को कहाँ लेकर के जाना चाहती है, ये इससे पता चलता है। तो अगर इसको इस नज़रिए से देखा जाए तो ये इस बार का जो बजट है, इसको बहुत ज़्यादा पॉपुलिस्ट बजट ना कहते हुए हम इसको ये कह सकते हैं कि ये एक दीर्घकालिक सोच का बजट है। साथ ही साथ दीर्घकालिक सोच में इस बात का इसमें यह हमें ध्यान रखना होगा कि जितनी सारी घोषणाएं की गई वो जमीन पे, धरातल पे उतरती हैं कि नहीं उतरती। जैसा अभी आपने स्मार्ट सिटी योजना के बारे में कहा, बहुत अच्छी योजना है। थ्योरेटिकली अगर हम कागज पे देखें तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती कि हमारे देश में 100 शहर ऐसे हों जो स्मार्ट शहर हों, जहाँ पे सारी अच्छी सुविधाएं हों। तो थ्योरेटिकली तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वो धरातल पे उतर नहीं पाए। इसी तरीके से अगर आज के बजट पे हम बात करें, जहाँ पर उन्होंने सिटी इकोनॉमिक रीजन की बात की कि हम हर शहर को करीब 1,000 करोड़ रुपए प्रति शहर देंगे। ऑरेंज इकोनॉमी की बात की गई, जहाँ पर जो हमारे सेमीकंडक्टर्स हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के बात की गई। जैसे मोबाइल फ़ोन में हम पहले बहुत सारा मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट करते थे, आजकल देश में यूज़ होने वाला लगभग हर दूसरा मोबाइल फ़ोन इंडिया में बना हुआ मोबाइल फ़ोन है और अब हम उसमें एक्सपोर्टर बन गए। तो निश्चित रूप से ये जितनी भी सारी योजनाएं आज के बजट में हैं, अच्छी योजनाएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो कितनी धरातल पे उतर पाती हैं। अगर ये सारी योजनाएं धरातल पर उतर पाएं, सबसे बड़ा टेस्ट इसमें एग्जीक्यूशन का है। अगर आने वाले समय में ये एग्जीक्यूट हो पाती हैं तो देश के लिए बहुत अच्छी हैं, और अगर ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाती हैं तो हम देख ही रहे हैं कि क्या स्थिति होने वाली है। जी जी, बहुत धन्यवाद आपका। अब फिर सीधा रुख करूंगा अमित जी। देखिए, दीर्घकालिक निर्णय तो लेने पड़ेंगे, तात्कालिक राहत दी जाती है, सारी चीजें हैं। और रही बात कोई भी योजना जमीन पर उतरे तो उसमें तो फिर न सिर्फ सरकार
बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेसी, लोकल पॉलिटिक्स, इवन एक नागरिक की भी महत्वता रहती है। तो बहुत बजट को आप ये नहीं कह सकते निराशाजनक है, बजट संतोषजनक है, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल आपने कहा कि बजट जो है संतोषजनक है। जब 2014 में प्रधानमंत्री जी बने थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, तो 2024 तक का लक्ष्य था। इस बीच में जितने बजट आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, 24 आ गया, अब 24 भी निकल गया, तो अब 47 का बजट है। सुनहरा भविष्य। भाई वर्तमान में जो चीज मिलनी थी वो आज नहीं मिलनी, वो 2047 में मिलनी है। 24 खत्म हो गया, बात तो 24 की कर नहीं सकते, अब हम 47 की बात करें। अब हम जब कोविड से जूझ रहे थे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे लोकल टू वोकल, अब लोकल टू ग्लोबल चालू हो गया। वोकल मोकल तो खत्म हो गया, समाप्त हो गया। सूक्ष्म जितने छोटे छोटे उद्योग थे वो समाप्त हो गए। 9 लाख करोड़ रुपए लेकर इस देश से खास मोदी जी के परम मित्र और परम भक्त जो हैं वो बाहर भाग गए। काला धन आज तक आया नहीं। हम बात कर रहे हैं जैसे ही देश का बजट आता है तो सेंसर धड़ाम से 2300 लुढ़क जाता है। अजय जी क्या टीवी नहीं देख रहे? क्या शर्मा जी जो छत्तीसगढ़ से टीवी नहीं देख रहे? मैं पूछना चाहता हूं कि ग्लोबल की तो छोड़ दीजिए, छत्तीसगढ़ वालों को क्या मिला जरा वो मुझे बता दें। और अजय जी मध्य प्रदेश के लिए बता दें कि कितने लाख करोड़ रुपए जो हम गाड़ी कमाई टैक्स की भेजते हैं केंद्र को, वो कितनी सड़कें मिली हमें, कितने रोजगार फैक्ट्री मिली, कितने हमें आय के साधन मिले, कितना किसान लाभ का धंधा हुआ, बीज किसान का जो उपकरण है वो सस्ता कितना हुआ। आपने कैंसर की दवाई कर दी और गोलमाल बताकर, ये तो आपने जीएसटी स्लैब जब कम करा था जब आपने इस बात की पीठ थपथपाई थी। सीएम महोदय बैठे हैं नवनीत जी, पूछ लीजिएगा। ये अभी आपने कट पेस्ट करके और फिर उसके बाद अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब 10,000 दवाइयों में 2 दवाई आपने कर दी तो उन्होंने कहा बहुत बड़ा काम कर दिया। अब मैं पूछना चाहता हूं कि ग्रामीण योजनाओं में, जो ग्रामीण विकास योजना के तहत हमारा देश चलता है, जहां तक 70% आबादी जो ग्रामीण देहातों में रहती है, उनके बेटा बेटी के लिए क्या करा? उनके किसान को आश्रित करने के लिए किसान कल्याण निधि से आप हर साल भर में 5-7 हजार भेज दें, यह आत्मनिर्भर करा। शहरों में लाडली बहना को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मध्य प्रदेश में 1500 रुपए दें, 3000 की बात करी, ये आप आत्मनिर्भर कर रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को जो खाने का मोहताज हैं वो आप उनको सुदृढ़ नहीं कर रहे हैं, उनको आश्रित कर रहे हैं कि सरकार के अंडरटेकिंग में आवाज नहीं उठा पाए। ये आत्मनिर्भर भारत है। तो मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी को सोचना पड़ेगा। देश के इस पायदान पर खड़ा है, हमारा रुपए जो है लगातार, हमारा रुपया बांग्लादेश से भी कम हो गया था। और हमारी स्थिति क्या है? हम देश विदेश की बात करते हैं, हमारा रुपया लगातार लुढ़क रहा है। सोने चांदी अब मेरे ख्याल से जो बेटा बेटी अपने बच्चों की शादी में देता था वो लौंग देगा। अजय भाई, आप अपनी बेटी की या बच्चे की शादी में शर्मा जी और अजय जी लौंग दे पाएंगे? ये देश को संभालना है। ये सिर्फ बातों का देश चल रहा है, आंकड़ों का देश चल रहा है, और आंखों का देश चल रहा है। जी जी, बासु जी, अर्थव्यवस्था ऊपर जा रही है, रुपए नीचे जा रहे हैं, अमित जी का कहना है। ये कैसी दोनों में तकरार है? और सब कहते भी थे, हमने तो सुना था बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, और रुपया इतना नीचे। ये तो आयदिया वाली बात है। 92 रुपए हो गया, 92। अच्छा, कभी ऐसा नहीं है, कभी आप लोगों ने कहा था जब जब देश में मुद्रा का मूल्यन होता है, मुद्रा गिरती है, देश की साख भी गिरती है। तो अब साख उठ रही है क्या? मतलब कोई भी गूगल कर लेगा पुराने भाषण, बीजेपी रुपयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के भाषण। मतलब अब अर्थव्यवस्था, मतलब मेरे को नहीं समझ में आया। ग्लोबल में अर्थव्यवस्था समझता नहीं, ज्यादा नहीं समझता। अर्थव्यवस्था एक्सपर्ट हैं, लेकिन रुपया का अवमूल्यन हुआ है, हमारी मुद्रा गिर रही है। और जहां मुद्रा गिरती है वहां क्या होता है कि जैसे आप जिन देशों की मुद्रा अच्छी नहीं है वहां देखें आप 10,000 20,000 के नोट चलते हैं, पता चलता है टैक्सी की 10,000 रुपए। जहां मुद्राएं अच्छी हैं वहां पता चलता है कि आधे डॉलर में आपको टैक्सी मिल रही है, $1 में टैक्सी मिल रही। तो चीजें ऊपर जा रही हैं, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, और उसी दौर में रुपया सबसे नीचे है। ये भी एक चिंता का विषय है। ये आरोप लगाए हैं कांग्रेस ने, क्या कहेंगे बासु जी? देखिए नवीन जी, निश्चित ही आप जो कह रहे हैं कि रुपया अपना गिरा हुआ है, लेकिन आप इससे ये नहीं कह रहे रुपया गिरा हुआ नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था रुपया गिरा हुआ नहीं है, का कोई नहीं है। रुपया गिर रहा है, रुपया तो बढ़िया है।
गांधी जी छपे हैं, हम तो लक्ष्मी जी मानते हैं, रुपया गिरा हुआ नहीं। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं। मैं अपनी बात बताने की कोशिश कर रहा हूं। जी जी नहीं नवीन जी, जी मूल्य गिरा, रुपए का मूल्य गिरा जी जी देखिए, निश्चित ही रुपए, चलिए रुपए का मूल्य गिर रहा है। आप अपन अगर मैं इसको थोड़ा सा, मेरे को टाइम दीजिए आप जी। अपन कहते हैं कि जापान, अपन जैसे इंडिया की बात कर रहे हैं, जापान की करेंसी इंडिया से कम है, ठीक है, लेकिन जापान क्या विकसित देश नहीं है क्या पूरे जी? लीबिया और तुनिसिया एक देश है, वहां की करेंसी हम इंडिया चाइना से भी ज्यादा है, लेकिन वो विकसित देश नहीं है। लेकिन अगर कोई भी देश में अगर इकोनॉमिक ग्रोथ का पता चलता है तो 3 सेक्टर है, 3 चीज देखी जाती है। पहला देखी जाता है पर कैपिटल इनकम। तो पर कैपिटल इनकम में अभी भारत की कितनी है? 2.20 लाख। इन्फ्लेशन कितनी है? महंगाई 1.7। जीडीपी ग्रोथ रेट अभी जो अनुमान है 7.2% का। ये मैंने देश का देखने के लिए कि इससे देश का इकोनॉमिक पता लगता है, देश किस दिशा में चल रहा है वो पता लगता है। और जहां तक ये बातें चल रही है कि भाई जीडीपी की हालत खराब है, कांग्रेस के समय बड़ी हालत थी भाई, 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी। यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी जो 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था 2004 में छोड़ के गए थे, 1 पॉइंट भी नीचे नहीं आई, वो तो 11वें नंबर वो पड़ी रही। 10 साल तक राज किया कांग्रेस ने। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 10 साल में 11वें नंबर से 4थे नंबर में, हम 3रे नंबर की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो निश्चित ही, और जहां तक छत्तीसगढ़ की बात हुई है, तेंदुपत्ता यहां पर का हम हरा सोना कहते हैं। पहले 5% टीसीएस लगता था, उसको 4% किया गया। रेल कॉरिडोर बन रहे हैं और जो पूंजीगत घाटा है, राजकोषीय घाटा हुआ करता था 4.4%, वो घट के 4.1% हो गया। अब यह हमारे कांग्रेस के मित्र लोग कहां से बता रहे हैं, कौन सा डेटा बता रहे हैं, ये तो पता नहीं। जो इकोनॉमिक सर्वे में रिपोर्ट आया है उसमें तो राजकोषीय घाटा कम हुआ है भाई। तो ये अपना डेटा कहां से लाते हैं? और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो राहुल गांधी जी ने कही थी जर्मनी जाके, कि भाई जर्मनी जाके कहा था, BMW के शोरूम में गए थे और उन्होंने कहा था कि भाई यहां पर जो मैन्युफैक्चरिंग है डिक्लाइन हो रही है। तो मैं 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की मैन्युफैक्चरिंग का बता देना चाहता हूं। तो पैसेंजर व्हीकल पहले 2014 में थी, 4.9% का ग्रोथ रेट था, जो बढ़ के 17.99% हो गया। 2 व्हीलर जो 2014 में 9.12 था, वो बढ़ के 20.29% हो गया। तो राहुल गांधी जी बता दें भाई, जर्मनी में जाके आप बोलते हैं कि यहां पर तो मैन्युफैक्चरिंग डिक्लाइन हो रही है, तो ये तो यहां पर आंकड़े दिखा रहे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई है भाई। हम तो दूसरे देश को, आपने भी कहा पुरोहित जी, आप जैसे हमारे सीए साहब ने कहा कि अब मोबाइल, हर दूसरा मोबाइल हम देश से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये हालत देश में हुई है, देश आगे जा रहा है। लेकिन कांग्रेस को दर्द होगा, कांग्रेस 60 साल राज की, इन्होंने, इंदिरा गांधी ने नारा दिया था इस देश से गरीबी हटा देंगे, लेकिन 50 साल राज किए, गरीबी नहीं हटी भाई देश से। आज कम से कम गरीबों के हटे 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। ये दिखा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी गरीबों के लिए कितना काम कर रहे हैं। जी अजय जी, प्रतिक्रिया चाहूंगा बासु शर्मा जी की बात पर आपसे। जी अजय गनवानी जी। देखिए नवीन जी कितनी होशियारी से आंकड़ों की बाजीगरी करके देश की जनता, ID24 के लोकप्रिय चैनल के दर्शकों को मूर्ख बनाने का दुष्प्रयास करे। मैं दूध का दूध पानी का पानी कर दूं। सबसे महत्वपूर्ण बात अभी मेरे मित्र कह रहे थे 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया। अभी थोड़ी देर पहले स्पष्ट किया 87 करोड़ लोगों को आप मुफ्त राशन दे रहे हैं। मतलब देश की कुल जनसंख्या लगभग 60% लोगों को राशन देने से गरीबी की तुलना कहां से हो गई? सुन तो लीजिए बासु जी, सुन लीजिए। देखिए पेट में दर्द होगा, शांत सुनिए बासु जी, सुन तो लीजिए बासु जी। मैं एक शब्द नहीं बोला आपके बीच में। बासु जी सुन लीजिए। तर्क जनता को तय करने दीजिए ना। आप और हम कौन होते हैं? अदालत थोड़ी। यही तो मीडिया वालों ने एक नया प्रपंच शुरू कर दिया। आपने अपनी कह ली, जनता ने सुन ली, इन्होंने कह ली, जनता ने सुन ली। एक्सपर्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, किसी को ये राइट ही नहीं है, खासकर मीडिया को तो बिल्कुल ही नहीं है कि अपना कोई नैरेटिव सेट करे। जी बोलिए अजय जी। देख नवीन, बिंदुवार बात करूंगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है, यह केंद्र सरकार का जो बजट है, यह आम आदमी का बजट ना होकर कॉर्पोरेट घरानों को सीधा फायदा पहुंचाने का बजट है। इसका स्पष्ट उदाहरण मैं देना चाहूंगा। माइनिंग कॉरिडोर और क्रिटिकल मिनरल्स के बहाने अडानी और अन्य पूंजीपति जो मित्र हैं इनके, उसको छत्तीसगढ़ की बात करूं तो हसदेव, बस्तर, सरगुजा की जल जंगल जमीन और खदाने की सौंपने की साजिश जो षड्यंत्र कर रहे हैं।
दूसरी महत्वपूर्ण बात है, किसी भी बजट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, यहाँ नवनीत गर्ग जी बैठे हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण अंडरलाइन कर दो, किसी बजट में जितना ज्यादा पूंजीगत व्यय किया जाता है देश का उतना विकास होता है। यह माना जाता है कि पूंजीगत व्यय का 4 गुना जो है वो देश के आम आदमी को फायदा मिलता है। अभी का जो बजट आया है, केंद्र के पूंजीगत व्यय में 25,335 करोड़ की कमी और राज्य के पूंजीगत व्यय में 1,19,041 करोड़, मतलब कुल मिला के पूंजीगत व्यय में 1,44,376 करोड़ की कटौती की गई है। यह इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि देश की अर्थव्यवस्था उल्टे पांव दौड़ी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आपने भी अच्छी बात कही, मैं भी स्पष्ट करना चाह रहा हूं, एक तरफ निर्मला सीतारमण जी बजट घोषित करती हैं, दूसरी तरफ देखिए कि शेयर बाजार एकदम औंधे मुंह लेट गया। मतलब देश का व्यापारी, देश के कारोबारी इस बजट से पूरी तरह असंतुष्ट है। 8 लाख करोड़ रुपए एक दिन में देश के निवेशों का डूब गया। अगर इतना अच्छा बजट होता तो क्या शेयर सूद का नीचे जाता? दूसरी महत्वपूर्ण बात मुझे बात याद आती है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी खुद कहते थे, भैया देश के रुपए का मूल्य जितना गिरता है प्रधानमंत्री के साथ उतनी गिरती है। और इस बात का प्रमाण है कि केंद्र सरकार उतनी भ्रष्ट है और भ्रष्टाचार में लिप्त है। यहाँ मेरे भाजपा के 2 प्रवक्ता मित्र बैठे हैं। देश की इतिहास में पहली बार रुपए का मूल्य 92 रुपए तक पहुंच चुका है, जो एशिया के, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, उनके मुकाबले में इनका प्रदर्शन एकदम न्यूनतम स्तर पे है। ये दोहरा चित्र कैसे हो सकता है? दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूं, छत्तीसगढ़ की बात कर लो, यहाँ पे 10-10 सांसद हैं, यहाँ के केंद्रीय मंत्री है, लेकिन उनमें इतना नैतिक साहस नहीं है कि छत्तीसगढ़ के हितों की बात कह सके। इस बार भी छत्तीसगढ़ पूरी तक खाली रहा, न कोई बजट, न पैकेज, न कोई योजना। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात अंडरलाइन कर दूं आपके चैनल पे, यह केंद्र की मोदी सरकार का जो बजट है, ये अपने राजनीतिक हितों को साधने, वोटों के ध्रुवीकरण का बजट है, क्योंकि तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, तीनों राज्यों में चुनाव आने वाला है। तीनों राज्यों के लिए घोषणाएं हैं, पैकेज है, इनको फायदा पहुंचाने का सीधा प्रयास है। लेकिन छत्तीसगढ़ में 3 साल चुनाव नहीं है तो कोई फायदा नहीं पहुंचा। आखिरी महत्वपूर्ण बात, मैं आखिरी का 10 सेकंड ले रहा हूं, मोदी सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, 55 लाख करोड़ से देश का ऋण पहुंच गया 1,96,000 करोड़। मतलब स्टूडियो में जो प्रत्येक व्यक्ति बैठा है, नवीन जी आप, मैं भाजपा के प्रवक्ता, प्रत्येक व्यक्ति पे 1,35,000 रुपए का ऋण है। तो ये तो कंबल ओढ़कर घी पीने वाली बात है। नवीन जी, प्रतिक्रिया लेता हूं जी। अजय जी, अजय धवले जी, प्रतिक्रिया। देखिए नवनीत जी, सारे आंकड़े रखे हमारे मित्रों ने, और जिस प्रकार से नवनीत जी ने मैक्रो इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स पे बात की, मूल रूप से आंकड़ों की बात होती है, क्योंकि बजट वास्तविक में है क्या। तो जो हमारे मित्र मूल रूप से बात कर रहे हैं रुपये करेंसी की, जो हमारी डिवैल्यू हो रही है उसकी बात कर ले। देखिए आज विश्व में जिस प्रकार का जियोपॉलिटिकल ऑर्डर है, वैश्विक उथल पुथल में सारे राष्ट्र जो है अपनी अपनी करेंसी को मजबूत करने के लिए लगे हैं। हमारा मैक्सिमम जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला जो सेक्टर्स है, या हम कहें हम वैश्विक व्यापार जो कर रहे हैं, आज पूरे विश्व में एक जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो डी डॉलराइजेशन का चल रहा है। अपनी करेंसी को मजबूत कीजिए। हम रशिया के साथ में व्यापार करते हैं, अपनी करेंसी के साथ में करते हैं। हम मिडिल ईस्ट के साथ में व्यापार करते हैं, अपनी करेंसी में करते हैं। तो विश्व उस दौर से बाहर निकल गया कि जहां डॉलर पे हम डिपेंडेंट रहे। दूसरा एक जो महत्वपूर्ण आंकड़ा है कि देखिए कहीं ना कहीं कंपैरिजन होने की आवश्यकता है। आप याद कर लीजिए यूपीए सरकार का 2013-14 का बजट, और एक कहा था, एक जो बहुत उदाहरण दिया जा रहा है कि शेयर मार्केट गिर गया, शेयर मार्केट गिर गया। वर्ष 2007 का बजट, वर्ष 2009 का बजट, वर्ष 2010 का बजट, कैसे केंद्र सरकार ने बजट प्रस्तुत किया था, इसी प्रकार से शेयर मार्केट डाउन हुआ था। लेकिन अब आंकड़े पे आ जाते हैं। पर कैपिटा इनकम 2013-14 में 79,000 थी, आज पर कैपिटा इनकम 2,50,000 2,50,000 के आसपास है। कैपिटल एक्सपेंडिचर 1.9 लाख करोड़ होता था, कैपिटल एक्सपेंडिचर 12.22 लाख करोड़ है, ये हाईएस्ट है, 6.4% का इंक्रीमेंट। ठीक है, उसके बाद में हम फिस्कल डेफिसिट की बात कर लेते हैं, 4.5 के आसपास है। वैश्विक संकटों के बावजूद राजकोषीय अनुशासन बढ़ा हुआ है। सुन लेते हैं अजय जी, सुन लेते हैं अजय जी, सुन लेते हैं अजय जी, सुन लेते हैं हम, मैं सुन लेते हैं जी। कुल बजट का आकार यूपीए के समय 15.6 लाख करोड़ होता था, आज 53.47 लाख करोड़ है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी से प्रभावित मत होइए, हमारे सारे कांग्रेस के प्रवक्ताओं से आग्रह। एक हमारे छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के प्रवक्ता साथी जी ने आंकड़े गिनाए थे कि बजट कहां कम हुआ। मैं सेक्टर वाइज एलोकेशन की बात कर रहा हूं। ट्रांसपोर्ट रेट्स एंड रोल में 5.99 लाख करोड़, इंक्लूड 3.9 लाख करोड़ फॉर रोड्स, 2.78 करोड़ फॉर रेलवे, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। उसके बाद में डिफेंस में 6.81 करोड़, यह हाईएस्ट एवर है भारत के इतिहास में। इतना कभी डिफेंस को बजट नहीं दिया गया। होम अफेयर्स को 2.55 लाख करोड़, रूरल डेवलपमेंट को 2.73 करोड़, एजुकेशन को 1.39 लाख करोड़, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को 1.6 लाख करोड़, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी को 40,000 करोड़,
ये सारे आंकड़े इस बात को प्रस्तुत करते हैं कि कहीं ना कहीं जहां 15 लाख करोड़ के बजट से आज 53 लाख करोड़ का बजट आज केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया था, सारे सेक्टर्स को एक एम्पल बजट अलोकेशन किया। लेकिन मैं फिर से एक बात कह रहा हूं, जैसा नवनीत जी कहा था कि यह पॉपुलिस्ट बजट नहीं है, लेकिन यह फंडामेंटल्स को व्यवस्थित करने वाला बजट है। हमारी इकोनॉमी किस स्थायित्व के साथ में, स्थिरता के साथ में अपने पैरामीटर्स को मजबूत करें, देश विकसित बनाने में करें, फ्रीबीज से आगे निकलकर किस प्रकार से। रमेश शर्मा जी से प्रतिक्रिया लेता हूं। जैसे अभी ये पूंजीगत व्यय पे तो मैं बात करूंगा नवनीत सर से, लेकिन बेसिक चीज ये है कि जैसे गरीबी के 80 करोड़ लोग, जैसे मान लीजिए 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, सरकारों को चाहिए कि इस बार हम ये एक संख्या 50 तक पहुंचा दें। हम 30 करोड़ लोगों को स्वरोजगार से जोड़ेंगे, इस स्थिति में जोड़ेंगे कि वो अपने खाने कमाने की स्थिति में आ जाए। सरकार को ये जरूर 25 करोड़ इन्होंने बाहर कर दिए, बहुत पहले से बाहर हैं 25 करोड़, ये 80 करोड़ बने हुए हैं। तो इसके पहले तो मतलब 80-20 105 करोड़ लोग ऐसी स्थिति में थे जो खाने कमाने की उसमें नहीं थे। गरीबी रेखा के नीचे 80 करोड़ लोग हैं, अभी रिकॉर्ड पे हैं, तो इन्हें बाहर करने की सरकार के पास एक पॉलिसी होनी चाहिए। दूसरा, ये जो योजनाएं फ्रीबीज जो चली हैं, ये लाडली बहना, लाडला भैया, ये वो, आप लोगों को काम दीजिए। मनरेगा योजना थी, आपने उसे जीराम जी कर दिया। आप 365 दिन काम दीजिए, आदमी से काम लीजिए, आदमी के परिश्रम का मूल्य दीजिए, बेहतर दीजिए। तो सरकारों को रोजगार और इन सब पर ध्यान देना पड़ेगा और इन आंकड़ों को स्पष्ट भी करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आपने एकदम ठीक बात कही। कहीं ना कहीं सरकार को वो जो स्वत्व पर और स्वदेशी पर लौटना होगा। बजट ठीक उसी प्रकार है जैसा अंग्रेजों के समय होता था, जैसा कांग्रेस के समय होता था। आप अगर देखेंगे जो गांधी जी की ग्राम स्वराज की योजना थी, जो दीनदयाल जी की योजना थी, जो मोदी जी ने भी कहा लोकल फॉर वोकल, मैं समझता हूं कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पर लोकल की जरूरत लोकल में पूरी हो। देखिए, एआई को डेवलपमेंट करना, सेमीकंडक्टर को डेवलपमेंट करना संसार की आधुनिकता की दौड़ के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, सबसे बड़ा युवा देश है। हमको कहीं ना कहीं अगर एआई भी कृषि में चला जाएगा तो गांव में भी कहीं ना कहीं जो युवा का रोजगार है वो प्रभावित होगा। एआई जितनी, तो उसका संतुलन कैसे बनाए? जिस तरीके से प्रकृति अंधकार और प्रकाश का संतुलन साथ लेकर के चलती है, मनुष्य को, प्राणी को प्रकृति ने सचेत किया है कि निद्रा और जागृति का संतुलन लेकर के हम चलते हैं। मैं समझता हूं संतुलन की तरफ आना चाहिए और स्थानीय स्तर की जरूरत जब पूरी हो। दूसरी बात, कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही है, प्रति वर्ष इसमें घटाव आना चाहिए। अगर हम 80 करोड़ को आज दे रहे हैं, एक साल दे रहे हैं, अगले साल 70 करोड़ होना चाहिए, उसके बाद 60 करोड़ होना चाहिए। आत्मनिर्भरता की तरफ हमको जाना चाहिए। व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा तब परिवार आत्मनिर्भर होगा, तब समाज आत्मनिर्भर होगा, तब राष्ट्र आत्मनिर्भर होगा। इस तरफ सरकार को विचार करना। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ सर चर्चा समाप्त करूंगा। आपने भी संतोषजनक बताया था, लेकिन जैसे पूंजीगत व्यय और जो सबसे बड़ी बात है कि जो इस देश का अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर, इस देश का अपना एक स्टाइल है, ये हम कॉपी नहीं कर सकते। मतलब किसी एक देश को कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि ये देश बहुत ही डाइवर्स है, ये बहुत ही वाइब्रेंट है। तो अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, बोलियां हैं, लोगों की अलग अलग प्रकार की ज़रूरतें हैं। तो लोगों में जो स्वरोजगार की बात है कि लोग स्वरोजगार से जुड़ें, कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट, इन तमाम चीज़ों की बात जो पिछले बजट में हुई उन पर इस बार जोर नहीं दिया गया। कि जैसे अभी एक कौशल विकास योजना थी, तमाम लोगों को ट्रेनिंग दिलाई गई, जाने लोगों ने कहाँ ट्रेनिंग दी, तमाम सरकार का पैसा खर्च हुआ, कहाँ चला गया। कैग की रिपोर्ट में ये आया है। तो जो योजनाएं हैं, वो जो आपने कहा था कि अगर इफ देयर इज नो रिकॉन्सिलेशन बिटवीन योर स्कीम्स एंड एग्जीक्यूशन, देन एग्जीक्यूशन विदाउट स्कीम इज टोटली स्कैम। मतलब अगर आपकी योजना अगर एग्जीक्यूशन में नहीं आ रही है तो वो स्कैम का हिस्सा है। तो जो बंद हो गई या धराशायी हो गई तो वो स्कैम हुए, उन पर भी जांच बिठानी चाहिए। और सरकार को जो बेसिक आंकड़े हैं कि शिक्षा का आंकड़ा ये है, स्वास्थ्य का आंकड़ा ये है, और हमारे यहाँ जो गरीबी का आंकड़ा, इनमें उत्तरोत्तर कमी दिखनी चाहिए। क्या कहें? देखिए, निश्चित तौर पे आपने बहुत अच्छी बात ये कही कि जो भी योजनाएं हैं उनका एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि हमने इस योजना पर इतना पैसा खर्च किया और उसका परिणाम क्या मिला। बिल्कुल, तो वो एक बहुत बड़ी बात है। और देखिए, जैसे हम बात करते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, तो ये बात गर्व की बात नहीं हो सकती, ये शर्म की बात होनी चाहिए कि हम एक देश में हैं जिसके आधे से ज्यादा जनसंख्या ऐसी है जो खुद से कमाने में सक्षम नहीं है।
तो ये देश की सरकार का काम है कि उस हमारी देश की जनता को इस काबिल बनाया जाए कि वो कम से कम अपने खाने कमाने के काबिल तो हो जाए। पहले वो खुद आत्मनिर्भर हो, फिर देश आत्मनिर्भर बनेगा। बहुत सही। एक व्यक्ति जो खुद अपने खाने के लिए सरकार पर निर्भर करता है, उससे आप कैसे उम्मीद कर सकते हो? और ये तादाद छोटी मोटी नहीं है। 140 करोड़ की आबादी है देश की, उसमें से 80 करोड़ लोग सरकार पर निर्भर है। तो निश्चित रूप से इसमें कमी आनी चाहिए। उसके लिए स्वरोजगार पे काम चल रहा है, लेकिन वो स्वरोजगार पे जो काम चल रहा है, तो क्या ऐसा है कि जो व्यक्ति आत्मनिर्भर हो गया उसके बाद भी वो सरकार से राशन ले रहा है? अगर ऐसा है तो उस पर रिकंसिलेशन होना चाहिए। निश्चित रूप से ये जो एक स्वरोजगार को लेकर के बात है, लेकिन इसी के साथ नवीन जी एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा। 2014 से लेकर आज हम 2026 में हैं। करीब 12 साल के दौरान एक बड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिलता है युवाओं की सोच में। जो पहले एक बच्चा जो किसी कॉलेज से ग्रेजुएट होकर के बाहर निकलता था, वो इस उम्मीद में रहता था कि मुझे कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए। लेकिन अब जो व्यक्ति बाहर निकल रहा है, वो उसका नौकरी लेने का उद्देश्य ना होकर के वो स्टार्टअप अपना शुरू करने की कोशिश करता है। कुछ स्टार्टअप सक्सेस होते हैं, कुछ फेल होते हैं, वो एक अपना एक अलग विषय है। लेकिन थॉट प्रोसेस चेंज हुआ। एक व्यक्ति जो नौकरी चाहने वाला होता था, अब नौकरी चाहने वाला ना होकर के नौकरी देने वाला बनने की उसका प्रयास है। तो निश्चित रूप से ये जो सोच में परिवर्तन है, ये एक पॉजिटिव परिवर्तन है। इसके लिए हमें इस देश की सरकार का धन्यवाद भी करना चाहिए। कहीं ना कहीं मोदी जी का जो विजन है वो इससे अलाइन करता है कि आप इसको स्वरोजगार से जोड़ करके देख सकते हैं। लेकिन स्टिल अभी भी बहुत सारा काम करना बाकी है। अगर इस दिशा में काम किया जाएगा तो निश्चित ही हम तीसरी क्या दूसरी और पहली अर्थव्यवस्था विश्व की बन सकती है। जी। समय सीमा के चलते ये अद्भुत और दीर्घ चर्चा मैं अब यहाँ समाप्त करता हूँ। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो जो पक्ष और विपक्ष की प्रतिक्रियाएं हैं बजट पर, वो ऐसी हैं कि कुल मिलाकर इस तरह से इस बजट में हुआ धूल ही धूल या फिर धुआं ही धुआं। और आम आदमी की तो मजबूरी ऐसी है भाई, एक तरफ खाई है और एक तरफ है कुआं, तो किधर जाएं बता दें। अगर बजट में से रास्ता निकल आएगा तो आनंद आ जाएगा। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।